दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट्री टीम थाईलैंड के एक गांव में आई सिर्फ एक शमन के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। पर वो नहीं जानते थे कि वो लोग रिकॉर्ड करेंगे अपनी खुद की मौत। नाइट विजन कैमरा में कैप्चर हुई एक पोजेस्ड लड़की सीढ़ियों के नीचे से निकली। उसका सर टेढ़ा हुआ, लंबी लंबी टांगे जैसे कि कोई जानवर क्रॉल कर रहा है। 6 रात तक कैमरा ने रिकॉर्ड किया, हर रात ज्यादा खतरनाक। और लास्ट में पूरी डॉक्यूमेंट्री टीम एक एक करके खत्म। ये थाईलैंड की ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स के लिए, जो इतनी टेरिफाइंग है कि लोगों ने डिमांड किया थिएटर्स में लाइट ऑन करके दिखाओ। तो दोस्तों, रेडी हो? ये कहानी है द मीडियम की, और ये एक ऐसी मूवी है जो आपको रात में नींद नहीं आने देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है। यहाँ कुछ लोग आए हैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए। वो चाहते थे कि एक प्रीस्ट शमन के ऊपर एक स्टोरी बनाए, तो इसलिए वो इस गांव के शमन से मिलते हैं जिसका नाम निम होता है। निम बताती है कि हमारे गांव के लोग सब कुछ वर्शिप करते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, जानवर, जंगल और घर भी। हम 2 तरह के भगवान में बिलीव करते हैं। एक है अच्छा भगवान जो सबका भला करता है, और दूसरा है बुरा भगवान जो लोगों को हार्म करता है। निम बताती है कि हमारा भगवान बायान एक अच्छा भगवान है। वो सदियों से हमारी रक्षा कर रहा है और हर बार हमारे फैमिली से एक मीडियम चूज करता है। मीडियम मतलब वो इंसान जिसके बॉडी में घुसकर बायान लोगों की मदद करता है। उस इंसान के अंदर घुसकर भगवान ने मुझे चूज किया और मुझे अपना शमन मतलब मीडियम बनाया। मैंने बहुत दर्द सहा है और अब इन लोगों को बचाने और इनका दर्द दूर करने का काम करती हूँ। एक दिन निम की बड़ी बहन के पति को हार्ट अटैक आ जाता है और जिसकी वजह से वो मर जाता है। वो अपने बहन की फैमिली के बारे में बताती है और डिस्क्राइब करती है कि उसके फैमिली के लोग किसी वजह से अपने आप मर रहे हैं, मतलब उनपे एक कर्ज है और अब उसकी बहन को ये सब सहना पड़ रहा है। निम अब अपनी बहन के घर जाती है क्योंकि उसकी बहन की फैमिली के सारे लोग मर चुके थे। सिर्फ उसकी बहन और उसकी बहन की बेटी जिसका नाम मिंग होता है, दोनों बचे हुए थे। निम को मिंग का बिहेवियर पसंद नहीं आता क्योंकि वो हर वक्त गुस्से में रहती है। एक रात जब निम ने मिंग को बुलाया था, उसका अटेंशन लेने की कोशिश करी थी, पर मिंग ने उसे जवाब नहीं दिया था। फिर निम की नजर मिंग पे पड़ती है जो एक ब्लाइंड बूढ़ी औरत को घूर रही थी। नेक्स्ट डे सुबह सबको पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। ये सब देखकर निम को अपनी बहन की बेटी मिंग में कुछ अजीब महसूस होता है। तो अगले दिन वो वापस अपनी बहन के घर आती है और मिंग के कमरे में कुछ ढूंढने लग जाती है। ढूंढने पर उसे मिंग की अलमारी से कुछ ऐसी चीजें पता लगी जो कि भूत से बचने के लिए रखी जाती है। फिर अचानक से मिंग आ जाती है और ये सारा सामान उससे ले लेती है और यहाँ से चले जाने को कहती है। ये सब देखकर निम अपनी बहन से पूछती है कि तुम्हारे घर में आखिर चल क्या रहा है। बहन जवाब देती है कि कुछ नहीं। फिर वो निम को यहाँ से चले जाने को कहती है। अब निम अपने बहन के घर से वापस आ गई थी। डॉक्यूमेंट्री टीम निम से पूछती है कि क्यों मिंग के कमरे में इतना सारा सामान भरा हुआ था जो भूत भगाने के लिए यूज होता है। निम कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। निम कहती है कि मुझसे पहले हमारे भगवान ने मेरी बड़ी बहन को चूज किया था, पर वो शमन बनना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ से भाग गई। अब हम मिंग की मम्मी को देखते हैं जो मीट बेचती थी। जब डॉक्यूमेंट्री टीम उनके पास आती है और पूछती है क्या हुआ भगवान ने जब आपको अपना शमन बनने के लिए चूज किया, वो उन्हें बताती है कि जिसकी वजह से मुझे हमेशा सर दर्द होता था, मैं बहुत कमजोर हो गई थी, और जब से मैंने शमन बनने के लिए मना किया एंड वहां से भाग गई और क्रिश्चियनिटी को चूज किया, तब से सब कुछ ठीक हो गया। अब डॉक्यूमेंट्री टीम पूछती है अगर भगवान ने आपकी बेटी मिंग को निम के बाद नेक्स्ट मीडियम चूज किया तो आप क्या करोगे। इस पर मिंग की मम्मी गुस्सा हो जाती है और टीम को वहां से चले जाने को कहती है। अब हम मिंग को देखते हैं जिसकी बचकानी हरकतें बढ़ रही थी। मिंग बहुत दारू पीकर अपने ही ऑफिस में सो जाती है जहां वो काम करती थी। जब सुबह होती है ऑफिस के लोग आते हैं उसे उठाने के लिए, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके पैरों से खून बह रहा था। जब मिंग इस हालत में घर जाती है तो उसकी मम्मी भी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मिंग की मम्मी अपने भाई से बात करती है और उसे सब कुछ बताती है। उसका भाई कहता है कि मुझे ऐसा लगता है ये सब मिंग के साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा भगवान उसे अपना नेक्स्ट मीडियम बनाने के लिए चूज करना चाहता है। वो आगे कहता है कि तुम्हें उसे परमिशन दे देनी चाहिए। वहाँ मिंग के बॉस भी ऑफिस से उसे निकाल देते हैं क्योंकि मिंग रोज ऑफिस बंद होने के बाद वहां जाती थी और गलत काम करती थी। बॉस को कैमरा रिकॉर्डिंग से सारी जानकारी मिलती है और मिंग भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। एक दिन मिंग ने खुद को मारने की कोशिश भी करी थी, पर जल्दी उसकी मम्मी ने देख लिया था और उसे बचा लेती है और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। अब निम हॉस्पिटल में मिंग से मिलने आती है। निम की बहन बताती है कि मिंग के साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे साथ और मेरे साथ हुआ था जब हमारे भगवान ने अपने को मीडियम की तरह चूज किया था। ये सब सुनने के बाद निम कहती है कि नहीं, ये बायान भगवान की आत्मा नहीं है बल्कि कोई इविल पावर है जो हमारी मिंग पर कब्जा करना चाहती है। इस सब के बारे में जानने के लिए निम फिर से अपनी बहन के घर जाती है, तो वो वहां आती है और एक और चीज के बारे में पता लगाती है। फिल्म की शुरुआत में हमने बताया था कि निम की फैमिली बिना किसी वजह से मारी जा रही थी। निम को पता चलता है कि उसकी बहन के बेटे की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि उसने खुद को मारा था। अब वो उस जगह जाती है जहां उसके बहन के बेटे ने खुद को मारा था। वो वहां जाती है और उसकी आत्मा को बुलाती है और पूछती है कि तुम्हारी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो, पर उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। तब निम वहां रिचुअल मैजिक करना शुरू करती है
दूसरी तरफ निम की बहन अपनी बेटी को प्रीस्ट के पास लेके जाती है और वर्शिप करवाने लगती है। तब निम वहां आ जाती है और सब कुछ रोक देती है और कहती है, तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले थे? ये सब देखकर मिंग गुस्सा हो जाती है और वहां से भाग जाती है। पता नहीं वो कहाँ भाग जाती है। सब लोग उसे ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। निम अपनी बहन को बताती है कि तुमने बायान भगवान को रिजेक्ट किया था और अपने लिए क्रिश्चियनिटी को चूज किया, तो शायद भगवान तुमसे नाराज है। वो आगे कहती है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है और शायद तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाए। निम की बहन उसकी बात सुनती है और भगवान से माफी मांगती है। अब निम वापस मिंग के कमरे को ढूंढने जाती है, जहां उसे बहुत सारी गंदी चीजें मिलती हैं और शायद इसी की वजह से मिंग का दिमाग इविल पावर्स कंट्रोल कर रहा था। अब पूरी चीजें लेने के बाद निम उसी जगह पर रिचुअल मैजिक करती है जहां उसके बेटे ने खुद को मारा था। दूसरी तरफ पुलिस मिंग की मदर को बताती है कि मिंग ने भागकर एक कैब बुक करी थी और ड्राइवर को कहा था कि एक सुनसान जंगल में छोड़ दे। जब गाड़ी के ड्राइवर ने उसे छोड़ा एंड जब वो रिवर्स ले रहा था, तब मिंग उसे हर जगह दिखाई दे रही थी। ये सारी बातें गाड़ी के कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। एक दिन निम मिंग के भाई की आत्मा से बात करती है, जो उसे बताती है कि इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी बहन मिंग अभी कहाँ है। जब निम दिए गए एड्रेस पे जाती है, वो जंगल के बीच में एक सुनसान घर देखती है। जब वो घर के अंदर जाती है, तब उसे मिंग बेहोश और बहुत बुरी हालत में मिलती है। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आती है और फिर अपने भगवान के पास जाती है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। अब यहाँ निम को पता चलता है कि उसके भगवान की मूर्ति के बॉडी से सर गायब है। ये सब देखने के बाद निम वापस अपनी बहन के घर जाती है और मिंग के अंदर डार्क फोर्स से पूछती है कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, जिस पे मिंग जवाब देती है कि तुम शमन हो और खुद पता करो कि मैं कौन हूँ। ये सब देखने के बाद निम उसे अपने मास्टर प्रीस्ट के पास ले जाती है ताकि वो उसका इलाज कर सके और उन्हें बता सके कि मिंग के अंदर एक्चुअली है क्या। मास्टर प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि मिंग के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं और सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की भी है। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा रिचुअल करना होगा जिसके जरिए हम सभी आत्माओं को कैप्चर कर सकते हैं, और हम ये उसी जगह पर करेंगे जहाँ पे तुमने मिंग को बेहोश पाया था। मिंग की माँ उनसे पूछती है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। मास्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पति के पुरखों ने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की गर्दन काट दी थी और उसके ऊपर से तुमने बायान भगवान को रिजेक्ट किया था और उस इंसान से शादी कर ली जिसकी पूरी फैमिली पर कर्ज था, और अब इन सब चीजों का असर तुम्हारी बेटी पर साफ दिख रहा है। निम अपनी बहन को समझाती है कि हमें कुछ तो करना ही होगा। मिंग की माँ ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री टीम को बता रही थी। वो आगे कहती है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरा पूरा घर बिखरा हुआ होता है, सब कुछ अपनी जगह से अलग होता है। अब रात को एग्जैक्टली क्या होता है ये जानने के लिए डॉक्यूमेंट्री टीम मिंग के घर में कैमरास लगा देती है। उन्हें कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि ये सब कुछ मिंग कर रही थी। वो ये भी देखते हैं कि मिंग फ्रिज से कच्चा मांस खाती है। एक रात मिंग अपने माँ के भाई के बच्चों को उठाती है और खेतों में ले जाती है, पर किस्मत से उन्हें जल्दी ही वो बच्चा पड़ा हुआ मिल जाता है। फिर अचानक मिंग आती है और अपने मामा पर चाकू से अटैक कर देती है। फिर कैमरामैन और उसकी माँ आते हैं और यहाँ पे आकर उसके भाई को बचा लेते हैं। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। निम भी बहुत दिनों से अपनी बहन से मिलने नहीं आई थी। जब निम की बहन उसके घर जाती है तो देखती है कि निम बेड पर मरी हुई थी। इसके बाद निम का फ्यूनरल कर दिया जाता है। निम की बहन मास्टर प्रीस्ट से पूछती है कि निम अचानक कैसे मर गई, जिस पर मास्टर प्रीस्ट कहता है कि मुझे इस पर कोई जानकारी नहीं, निम की मौत का राज किसी को नहीं पता है। फिर मास्टर प्रीस्ट कहते हैं कि हमने रिचुअल करने का डिसाइड किया था और अब हमें रिचुअल करना ही होगा। अब उन्हें उसी सुनसान घर में रिचुअल शुरू करना है। उन्हें सभी आत्माओं को एक बर्तन में जलाना है और उन्हें मिंग को घर में बंद करना है। जब तक रिचुअल खत्म नहीं होता, वो उसके कमरे के दरवाजे पर कुछ लिखते हैं और चिपका देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो दरवाजा खोल ना सके। बाकी लोगों को भी क्लियरली बता दिया जाता है कि ये दरवाजा नहीं खोलना, चाहे मिंग किसी भी हालत में हो। अब दूसरी तरफ रिचुअल किया जा रहा था। मिंग के अंदर की सारी आत्माओं को बुलाया जाता है और एक बर्तन में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहां मिंग के कमरे से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। कैमरामैन मिंग के भाई की वाइफ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है और कहता है कि वो बाहर है और सेफ है, पर वो बात नहीं सुनती और दरवाजा खोल देती है। फिर मिंग आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। मतलब ये सिर्फ उन आत्माओं की एक ट्रिक थी जो मिंग के अंदर है, अब वो बाहर आ गई थी। जब रिचुअल खत्म हो जाता है और आत्माओं को एक बर्तन में बंद कर दिया जाता है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। मास्टर प्रीस्ट के मरने के साथ साथ वो बर्तन भी टूट जाता है, जिससे सारी आत्माएं फिर से आजाद हो जाती हैं। अब वो आत्माएं उन सब लोगों के अंदर घुस जाती है जो मास्टर के साथ रिचुअल कर रहे थे। वहां एक आदमी कैमरामैन को भी मार देता है और उसे जल्दी से खा जाता है। दूसरी तरफ मिंग भी अब आजाद हो चुकी थी। उसके अंदर की डेंजरस आत्माएं उसके मामा के बच्चे को जिंदा खा जाती हैं। मिंग उस कैमरामैन को भी मार देती है जो उसके घर में था। रिचुअल की जगह पर मिंग की माँ भी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। वो अपने भाई को बताती है कि मुझे बायान भगवान के साइन मिल रहा है और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो फिर बहुत सारे अगरबत्ती को जला देती है और उल्टा गाड़ देती है। उसके बाद वो कुछ पढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे लोग पागल हो जाते हैं। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर मिंग भी यहाँ आ जाती है और उसकी माँ अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ रखती है और पूछती है कि तुम हो कौन और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। फिर मिंग के अंदर से आवाज आती है कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
वो अपनी माँ को गला दबाकर मार डालती है। अब सिर्फ वो कैमरामैन बचा था जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहा था। मिंग उसे भी मार देती है, जिसकी वजह से उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। उसके कैमरा के लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो के मुताबिक हमें दिखाया जाता है कि जब निम बायांग की पूजा कर रही थी, उसने अचानक से प्लेट गिरा दिया था। जब कैमरामैन पूछता है कि क्या हुआ, तब वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि बायान अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि मैं एक कर्स फैमिली की मदद कर रही हूँ, और ये वो फैमिली है जिसने बायान भगवान को रिजेक्ट करके छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था एंड वो नाराज हो गया है अब। एंड इसीलिए शायद वो मूर्ति भी टूटी हुई मिली उसे। अब निम को पता चल गया था कि बहुत कुछ गलत होने वाला है एंड इसी वजह से वो किसी की मदद नहीं कर सकती, इसीलिए उसने अपनी खुद की जान ले ली। और इस हॉरिफाइंग एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये कोई इजी मूवी नहीं है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज बनाई जा सकती है और मैं कुछ थ्योरीज आपके सामने रखूंगा। आप बताना कि कौन सा सबसे ज्यादा पॉसिबल सिनेरियो है। पहली थ्योरी ये है कि बायान कभी थी ही नहीं। ये फिल्म का सबसे डार्क और पावरफुल ट्विस्ट है, जब निम मरने से पहले कैमरा के सामने रोती हुई कन्फेस करती है, मुझे पता नहीं बायान कभी मेरे साथ था भी या नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये पूरी फिल्म की फाउंडेशन को हिला सकती है। सोचो, अगर बायान कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया तो फिर निम ने पूरी जिंदगी किसकी पूजा करी, 30-40 साल तक किसको कन्विंस किया। ऐसा भी हो सकता है रियलिटी में कि वो सिर्फ एक अच्छी इंसान थी और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये सोचने वाली बात है कि जिस फेथ पर हमारी पूरी बिलीफ सिस्टम टिकी हुई है, अगर वो ही हॉलो निकले तो क्या होगा। फिल्म क्लियरली बताती है कि अगर फेथ फेल हो जाए तो फिर सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। निम ने रियलाइज कर लिया था कि वो कर्ज फैमिली की हेल्प कर रही है, एक ऐसी फैमिली जिसने बायान को रिजेक्ट कर दिया था। और अगर बायान रियल है तो वो ऑलरेडी एंग्री है, अगर बायान रियल नहीं है तो निम हेल्पलेस है इविल फोर्सेस के अगेंस्ट। इसीलिए शायद निम ने पहले ही कुछ खा लिया और अपनी जान दे दी, क्योंकि वो चाहती है कि बायान उसके साथ नहीं है या शायद कभी थी ही नहीं। तो इसीलिए ये रिचुअल फेल होगा और सब मर जाएंगे। बेटर है कि वो पहले ही मर जाए। थ्योरी नंबर 2 इज कि मिंग पहले से ही पोजेस थी फिल्म की शुरुआत से। बहुत लोग सोचते हैं कि मिंग तब पोजेस हुई जब उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, पर मैं बिलीव करता हूं दोस्तों कि मिंग पहले से ही पोजेस थी फिल्म की शुरुआत जब से हुई तब से। मुझे ऐसा इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही निम को कुछ अजीब फील होता है जब वो मिंग के डैड के फ्यूनरल में जाती है। रास्ते में एक डेड एनिमल दिखाई देता है और ये एक बैड ओमेन था। मिंग का भाई माइक ने भी सुसाइड किया था, क्या ये मिंग नहीं करवाया है एज अ पोजेस स्लीपर एजेंट? अगर आप लोग को याद हो, एक ब्लाइंड बूढ़ी औरत की डेथ हो गई थी जिसे मिंग कंटिन्यूअसली घूर रही थी। मेन थ्योरी ये है कि इविल स्पिरिट मिंग के अंदर पहले से ही स्लीपर मोड में थी। वो धीरे धीरे करके सबको टारगेट कर रही थी। पहले माइक को सुसाइड करवाया, फिर ग्रेजुअली मिंग को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान लग रहा था पूरे फैमिली को खत्म करने का। थ्योरी नंबर 3 सजेस्ट कि मिंग की माँ नोई के अंदर भी एंड में इविल स्पिरिट ही थी, ना कि बायान भगवान। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोचने वाली बात है, जब रिचुअल फेल होती है तब नोई सडनली कहती है मुझे बायान का साइन मिल गया है और मैं सब ठीक कर दूंगी। ये यहाँ पे ही एक रेड फ्लैग है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, बायान अगर नाराज थी नोई से क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो सडनली नोई को क्यों चूज करेगी? नोई ने अगरबत्ती को उल्टा कर दिया था, जो कि एक रॉन्ग वे है रिचुअल करने का, और नोई की आंखें ब्लैक हो गई थी। ये सब साइंस है कि नोई भी पोजेस हो गई थी एक इविल स्पिरिट से, ना कि बायान से। शायद तक बायान ने कभी हेल्प की ही नहीं, या फिर बायान इतनी वीक हो गई थी कि वो इविल स्पिरिट्स को रोक ही नहीं पाई। कुछ व्यूअर्स की थ्योरी ये है कि निम की स्पिरिट ने लास्ट अटेम्प्ट किया था नोई के थ्रू, पर वो फेल हो गई थी क्योंकि निम खुद डाउटफुल थी अपने पावर्स को लेकर। तो दोस्तों, द मीडियम सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक कल्चरल एक्सपीरियंस है जो हमें साउथ ईस्ट एशियन शमनिज्म के बारे में सिखाती है, फेथ और डाउट के बीच में स्ट्रगल दिखाती है और प्रूव करती है कि पास्ट के सिंस फ्यूचर को हॉन्ट जरूर करते रहेंगे। ये फिल्म थाईलैंड की ऑफिशियल ऑस्कर की एंट्री रही है, और राइटफुली सो, क्योंकि ये फिल्म एशियन हॉरर का एक मास्टरपीस है। पर वार्निंग दोस्तों, ये फिल्म सबके लिए नहीं है, ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग फिल्म है। स्लो बर्न हॉरर है जो ग्रेजुअली 2 घंटे में इंटेंसिटी बढ़ाती है और लास्ट के 30 मिनट में पूरा नाइटमेरिश फील देता है। कैनिबलिज्म, बर्न्ड अलाइव, चाइल्ड डेथ, सब कुछ ग्राफिकली हॉरर है इसमें। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इसको जरूर देखो, पर दिमाग और दिल को स्ट्रांग रखना। ये फिल्म आपको हॉन्ट करेगी और रात में आपकी नींद डिस्टर्ब करेगी, बार बार सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप लोग को मेरे बताए गए थ्योरीज के अलावा कोई और थ्योरी मन में आ रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पढ़ता हूँ और उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन में लाते रहता हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।